हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 8 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 5 टॉपिक्स है, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो थाईलैंड में हुए पुरातात्विक खोज से संबंधित है। तो हाल ही में थाईलैंड के पश्चिमी हिस्से में स्थित फेतचाबुरी प्रांत के डॉन याई थोंग पुरातात्विक स्थल से लगभग 2000 वर्ष पुराने 2 भारतीय स्वर्ण छल्लों की खोज की गई है। इस खोज से ये पता चलता है कि प्राचीन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सांस्कृतिक और समुद्री संपर्क थे, और ये जो 2 छल्ले मिले हैं उनमें से एक छल्ले पर प्राचीन ब्राह्मी लिपि में अभिलेख अंकित है, जबकि दूसरा छल्ला जो है वो बिल्कुल सादा है, और दोनों छल्ले मानव कंकाल के साथ प्राप्त हुए हैं। एक स्वर्ण छल्ला जो है जिस पे ब्राह्मी लिपि में अभिलेख अंकित है, तो उस पर पुसर खितस जैसा अभिलेख अंकित है, जिसका अर्थ होता है पुष्य द्वारा संरक्षित व्यक्ति। आपको पता होगा कि ब्राह्मी लिपि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है, और इसका व्यापक तौर पे उपयोग मौर्य और उत्तर मौर्य काल में हुआ था। ये जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उससे ये संकेत मिलता है कि उस समय भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच चुका था, यानी कि भारत की जो संस्कृति थी उसका प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक था। और ये जो पुष्य अभिलेख पुसर खितस है, जिसका अर्थ होता है पुष्य द्वारा संरक्षित व्यक्ति, ये पुष्य भारतीय ज्योतिष में जो 27 नक्षत्र हैं उनमें से एक अत्यंत शुभ नक्षत्र माना जाता है, पुष्य नक्षत्र को। तो इसी पुष्य द्वारा संरक्षित व्यक्ति, इसका अर्थ है पुसर खितस का। और इस खोजे गए दोनों संरक्षित छल्लों को सुरक्षित संरक्षण और विस्तृत अध्ययन के लिए रत्चाबुरी प्रांत स्थित फ्रा नाखोन खीरी संग्रहालय भेज दिया गया है, और पुरातत्वविदों का अनुमान है कि ये छल्ले लौह युग के दफन स्थलों से प्राप्त हुए हैं, और इससे पहले भी थाईलैंड के क्राबी और चुम्फोन क्षेत्रों में ब्राह्मी लिपि वाले अवशेष मिल चुके हैं, जिससे ये पता चलता है कि थाईलैंड तक भारतीय संस्कृति की पहुंच थी। और थाईलैंड और भारत जो है ये दोनों हिंद महासागर क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण रणनीतिक संबंध रखने वाले पड़ोसी देश हैं। और अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आए कि 2000 वर्ष पुराने 2 भारतीय स्वर्ण छल्लों की खोज हाल ही में किस देश में की गई है, तो थाईलैंड में। थाईलैंड के पश्चिमी हिस्से में स्थित फेतचाबुरी प्रांत के डॉन याई थोंग स्थल पर। ध्यान रखिएगा लोग। नेक्स्ट टॉपिक यूपी सरकार से संबंधित है। तो यूपी सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में स्टार्टअप नीति 2026 की घोषणा की है, मंजूरी दी है इस नीति को, स्टार्टअप नीति 2026। इस नीति को मंजूरी देने का उद्देश्य क्या है, तो राज्य में नवाचार आधारित उद्यमों को बढ़ावा, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना तथा युवाओं के लिए नए रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर पैदा करना। तो इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप नीति 2026 को मंजूरी दी है, और ये जो नीति है ये उत्तर प्रदेश को वर्ष 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से भी जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक यूपी के अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, तो इस लक्ष्य से भी ये नीति जुड़ी हुई है। अब इस नीति के कुछ प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं, क्या क्या प्रमुख प्रावधान है। तो नई नीति में वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग, इंक्यूबेशन सुविधाओं और सामाजिक समावेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई स्टार्टअप नीति के तहत पात्र स्टार्टअप को शुरुआती चरण में अधिकतम 15 लाख रुपए तक की सीड फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर रणनीतिक महत्व वाली परियोजनाएं जो होंगी उनके लिए 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने शुरुआती निवेश को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड की भी स्थापना की है। तो कितने रुपए के स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई है? 1000 करोड़ रुपए। चयनित स्टार्टअप को 2 वर्षों तक प्रतिमाह 20,000 रुपये का जीवन निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा, और इस नीति के अंतर्गत प्रोटोटाइप विकास अनुदान को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है, तथा क्लाउड सेवाओं के उपयोग के लिए प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए तक की प्रतिपूर्ति भी प्रदान की जाएगी।
स्टार्टअप नीति 2026 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और एरोस्पेस जैसे डीप टेक क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई है और इन उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में कार्य करने वाले स्टार्टअप्स के लिए 100 करोड़ रुपए तक की पेशेंट कैपिटल सहायता का भी प्रावधान किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के नए स्टार्टअप नीति 2026 से संबंधित टॉपिक था। इसके प्रमुख प्रावधान देख लीजिएगा। जो भी लोग यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी के का कोई भी एग्ज़ाम, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक मशहूर पंडवानी कलाकार डॉक्टर तीजन बाई से संबंधित है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये लंबी बीमारी के बाद रायपुर स्थित एम्स में इनका निधन हो गया है। ये पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार थी। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और इन्होंने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक कथा वाचन कला पंडवानी को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। उन्हें पंडवानी के जरिए महाभारत की कहानियाँ सुनने के लिए जाना जाता था। तो ये पंडवानी के जरिए महाभारत की कहानियाँ सुनाया करती थी और इसके लिए उन्हें दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल हुई थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये भी ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन में ये ऐसे भी दे देता है कि हाल ही में मशहूर पंडवानी कलाकार डॉक्टर तीजन बाई का निधन हो गया और ये पूछ देगा कि पंडवानी किस राज्य से संबंधित लोक कला है। तो छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोक कथा वाचन कला है। तो इसको, ये लाइन को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरा से संबंधित है। तो आप लोग को पता होगा कि 6 से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के आधिकारिक यात्रा पे हैं और इसी यात्रा के दौरान 7 जुलाई 2026 को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदिपुर्न से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए जिन्हें 30 से अधिक देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है और प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान जकार्ता स्थित राष्ट्रपति भवन इस्ताना मर्देका इंडोनेशिया का राष्ट्रपति भवन है, वहाँ आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के द्वारा प्रदान किया गया। बितांग आदिपुर्न जो है, इसको स्टार ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया फर्स्ट क्लास के नाम से भी जाना जाता है और ये इंडोनेशिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। ये सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया की एकता, निरंतरता, समृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक विकसित किया है और इस साझेदारी के अंतर्गत ऊर्जा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, रक्षा और क्षेत्रीय सहयोग जैसे अनेक क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, उनके बीच उच्च स्तरीय वार्ता भी हुई जिसमें ऊर्जा, व्यापार, समुद्री सहयोग और रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। तो इंडोनेशिया हमारा महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र का पड़ोसी देश है जिसकी यात्रा पे हैं अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक विभिन्न संस्थाओं के नए नियुक्ति से संबंधित है। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में 6 जुलाई 2026 को देश की 3 प्रमुख पुलिस एवं आंतरिक सुरक्षा संस्थानों ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल क्राइम ब्यूरो और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए प्रमुखों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आलोक कुमार मित्तल। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 30 जून 2029 या अगले आदेश तक रहेगा। और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और पुलिस अनुसंधान, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? अमित गर्ग।
उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2027 तक या अगले आदेश तक रहेगा और उन्होंने आलोक रंजन का स्थान लिया है। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार अगर ऐसे पूछ देता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, तो उसमें पहले वाले निदेशक का भी नाम दे देता है, जिससे कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, इंसान को उसी व्यक्ति का नाम ध्यान में रहता है, तो ऐसे में नेगेटिव मार्किंग चली जाती है। तो आलोक रंजन पहले थे, इनका स्थान अब ले रहे हैं अमित गर्ग। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है ये देश भर में अपराध एवं अपराधियों से संबंधित आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण और प्रबंधन करने वाली प्रमुख संस्था है। नेक्स्ट, हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। किसको नियुक्त किया गया है? सुजीत पांडे। इनका कार्यकाल कब तक होगा? तो 31 जुलाई 2028 तक या अगले आदेश तक इनका कार्यकाल रहेगा। और ये जो अकादमी है हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ये पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रमुख संस्था है। यहाँ पे पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण किया जाता है। तो उसके नए निदेशक नियुक्त हुए हैं सुजीत पांडे। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो या पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपको चाहिए या क्वेश्चन के जरिए आपको करंट अफेयर्स आप कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हो और MCQ के जरिए खुद की तैयारी को आंकना चाहते हैं, तो आप ओनली BPSC की साइट या ओनली BPSC के ऐप पे जा सकते हैं। वहाँ क्वेश्चन भी अवेलेबल है और पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स के PDF भी अवेलेबल हैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।